यही जो टॉपिक है हमारा मेनली सिलेबस में आता है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? डेफिनेशन है वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने के दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके में फिज़िक्स के किसी लॉ में, किसी फॉर्मूले में, किसी रूल में आती ही आती है। ठीक है, देखो जो फिज़िक्स है ना, ये साइंस ऑफ मेजरमेंट है, तो इसमें हर चीज़ आप मेज़र करते ही करते हो। तो अगर आप किसी क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हो, देन इट मस्ट अपीयर इन सर्टन मैथमेटिकल रिलेशंस। थोड़ा टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि कोई ना कोई फिजिकल लॉ, कोई ना कोई लॉ में उस क्वांटिटी को अपीयर होना चाहिए। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मास है। अगर तो मुझे बाज़ार से सब्जी खरीदनी है, उसका मास मैं डायरेक्ट मेजरमेंट करता हूँ। डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या है कि मैंने एक वेइंग मशीन ली है, एक तरफ सब्जी डाल दी है, दूसरी तरफ मैंने क्या स्टैंडर्ड वेट जो भी हमारे पास होते हैं वो डाल के कंपैरिजन कर लिया है। दिस इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, मुझे सन का मास पता है 2 × 10⁻30 kg। अब मैं सन को तो एक तकड़ी में डाल के तोल नहीं सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट स्टिल हमें सन का मास पता है। ठीक है, तो दैट मेजरमेंट इज़ डन इनडायरेक्टली, किसी और तरीके से हमने उसको मेज़र किया हुआ है। अर्थ का मास हमें पता है, मून का मास हमें पता है, तो वी नो ऑल दीज वैल्यूज़ विदाउट डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मास को हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मेज़र कर सकते हैं। मास हमारे किसी न किसी फिजिक्स के फॉर्मूले में आता है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे F इज इक्वल टू G m1m2/r², जैसे मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, एंड दैट अपीयर्स इन द लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। आप डेफिनेशन पॉज दे के नोट कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि नीड फॉर मेजरमेंट। देखो बेटा, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बट उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी नॉलेज उस टॉपिक, उस चीज़ के बारे में इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट है। ठीक है, जब हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, तब हमारे पास जो नॉलेज है हम मान के चलेंगे कि वो सफिशिएंट है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारी क्लास में जी रामू जी बड़ा होशियार है जी, ओ नहीं नहीं जी बंता बड़ा होशियार है जी। ठीक है, अगर हमारे स्कूल में नहीं नहीं जी संता बड़ा होशियार है, तो भाई साहब इन तीनों की इंटेलिजेंस लेवल को, होशियार लेवल को मेज़र करने के लिए हमारे स्कूल में क्या बनाया गया है, एक टेस्टिंग प्रोसेस बनाया गया है। उस टेस्टिंग प्रोसेस में हम लोग नंबर्स के थ्रू, परसेंटेज के थ्रू गेस करते हैं, जज करते हैं कि कौन कितना हार्ड वर्क कर रहा है, किसने कितना अपना सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तीनों बच्चे होशियार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट वन इज़ स्कोरिंग 99%, अनदर वन इज़ स्कोरिंग 90%, अनदर वन इज़ स्कोरिंग 88%। ठीक है, तो नाउ वी हैव अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, परसेंटेज से हमें पता चल रहा है, नंबर्स में हमने उनकी इंटेलिजेंस लेवल को कहीं ना कहीं नंबर्स में एक्सप्रेस कर लिया है। सेम इंटेलिजेंस के लिए IQ लेवल भी होता है, वो भी कौन कितना इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन ज़्यादा इंटेलिजेंट था या आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इसे देखने के लिए क्या किया जाता है, एक IQ टेस्ट किया जाता है। तो IQ में भी फाइनल आंसर किस में आता है, नंबर्स में आता है। तो जो पॉइंट समझना है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, एनी चीज़, एनी फिजिकल क्वांटिटी, जब तक हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर लेते, जब तक हम उसको मेज़र नहीं कर लेते, तब तक हम मान के चलते हैं कि हमारी नॉलेज उसके बारे में इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए, बात को अच्छी तरह से समझने के लिए, वी मस्ट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। नंबर्स का मतलब होगा कि मुझे उसको मेज़र करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिज़िक्स, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि फिज़िक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे हर एक चीज़ मेज़र
मेजरमेंट के थ्रू ही चलती है, थ्रू मेजरमेंट ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो लिखा हुआ है, एक किसी बंदे का ये कोट था, मैंने ये कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी कैन मेजर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, ठीक है, वी नो समथिंग अबाउट इट, हमें उसके बारे में पता है। When we cannot express it in numbers, our knowledge is of meager and unsatisfactory and is at primary level. Starting है, शुरुआत है, अभी हमें उसके बारे में और ज़्यादा जानना है, सीखना है, अगर हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब किसी मेजरिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि मेजर तो करना है, ठीक है, बट मेजरिंग करने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट पता होना चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करना पड़ता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एक हमने साइंटिफिकली किसी टर्म को, किसी क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया है। मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ, जो हम बाज़ार में सब्जी खरीदने के लिए क्या लेते हैं, जो स्टैंडर्ड वेट होता है 1 kg, हाफ kg का, तो हमने 1 kg को, वो एक स्टैंडर्ड वेट है, उसको पहले से डिफाइन कर रखा है। जब मुझे सब्जी को खरीदना है तो मुझे हमेशा उसको रेफरेंस लेना है 1 kg के हिसाब से। मुझे देखना है कि अगर मुझे 1 kg सब्जी चाहिए तो दोनों पैन्स में एक तरफ सब्जी, दूसरी तरफ 1 kg होना चाहिए। तो आई एम जस्ट कंपेयरिंग किसको किसके साथ, 1 kg को सब्जी के साथ। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब जो सब्जी का वेट है, दैट इज़, या मास है, दैट इज़ आल्सो 1 kg। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, दिस इज़ ऑफ 12 इंचेस। अब मैं इस 12 इंचेस के स्केल को यूज़ करते हुए टेबल की लेंथ को मेज़र करना चाहता हूँ। ठीक है, एक साइड से शुरू किया, 1 2 3, जब ये 3 तक पहुँच गया तो मेरे पास टेबल की लेंथ कंप्लीट हो गई, टेबल कंप्लीट हो गया। तो यानी कि मैंने इस 12 इंचेस के स्केल को एक स्टैंडर्ड माना और उसको कंपेयर किया 3 बार। ठीक है, कंपेयर किया टेबल की लेंथ के साथ। तो टेबल की लेंथ में, आई रिपीट, टेबल की लेंथ में इस स्केल की लेंथ 3 बार प्रेजेंट है। टेबल की लेंथ में इस स्केल की लेंथ 3 बार प्रेजेंट है। अगर ये मेरे पास टेबल था तो इस टेबल की लेंथ में 3 बार स्केल, 1 2 और 3 बार स्केल प्रेजेंट है। अगर स्केल की लेंथ, मान लो मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता, स्केल की लेंथ x है, तो इस टेबल की लेंथ कितनी हो जाती, 3x हो जाती। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं स्केल की लेंथ को क्या ले रहा हूँ, एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, और इस टेबल की लेंथ में ये 3 बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिलेक्टिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे सब्जी वाले केस में 1 kg लिया था, टेबल की लेंथ में हमने एक स्केल को स्टैंडर्ड यूनिट लिया, वी टेक सम स्टैंडर्ड यूनिट। फिर हम उस स्टैंडर्ड यूनिट को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ के साथ जिसको हमें मेज़र करना है, और हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टैंडर्ड यूनिट इज प्रेजेंट इन दैट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जिसको मेज़र करना है, उस क्वांटिटी में ये स्टैंडर्ड यूनिट कितनी बार प्रेजेंट है। जैसे इस एग्जांपल में 3 बार प्रेजेंट था। ठीक है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेजरिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आती है फर्स्ट टर्म यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड चूजन of the same kind. This is very very important. Of the same kind को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, as that of the physical quantity so as to measure the physical quantity. जैसे अगर मैंने टेबल की लेंथ को मेज़र करना था तो मैं लेंथ वाला स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूंगा, सेम काइंड, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं टेबल की लेंथ मेज़र करना चाहता हूं, मैं 1 kg का वेट उठा के ले आऊँ, लो जी टेबल की लेंथ को कंपेयर कर लो। 1 kg किसको मेज़र करने के लिए है, मास को मेज़र करने के लिए है, और यहाँ पर हमें लेंथ मेज़र करनी है तो हमें लेंथ का ही स्टैंडर्ड यूनिट लेना पड़ेगा। सेम काइंड का मतलब है कि इफ़ वी वांट टू मेज़र लेंथ then we should select a standard unit of length। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हमने यूनिट को सिलेक्ट करना है। सेकंड, कंपैरिजन ऑफ गिवन क्वांटिटी
विद चूजन स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने चूज़ किया है उस स्टैंडर्ड के साथ अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है। सब्जी के केस में 1 kg कंपेयर करके आया था, और टेबल के केस में जब हमने कंपैरिजन किया था तो हमारे पास 3 टाइम्स आया था, है ना, 3x आया था। तो 2 स्टेप्स हैं, पहले स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करो, स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी ऑफ सेम काइंड, देन कंपेयर करो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को विद दैट यूनिट। तो जब भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के जो रिजल्ट है वो 2 हिस्सों में आता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और दूसरे यूनिट्स आते हैं। देखो एक मिनट, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि अभी अभी हमने टेबल की लेंथ को मेज़र किया था, तो मेरे पास कितना आया था 3 × x। 3 क्या आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू, और x मेरे पास क्या था, स्टैंडर्ड यूनिट। यही था ना जो यूनिट हमने सिलेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं दैट इन्वॉल्व्स 2 पार्ट्स, n मल्टीप्लाई बाय u। n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u स्टैंड्स फॉर यूनिट्स। एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस स्केल की लेंथ कितनी है, बेसिकली 12 इंचेस, है ना। तो मेरे पास जो आया 3 × 12 इंच, ये आ गया टेबल की लेंथ, ये कि 36 इंच मेरे पास टेबल की लेंथ आ गई। तो ये 2 हिस्सों में आ गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ये बात समझ रहे हो कि अब हमारे पास, मैं पूरे स्केल की जगह अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या ले लिया है, इंच। तो इस टेबल की लेंथ में इंच 36 टाइम्स प्रेजेंट है। इस टेबल की लेंथ में, ये टेबल है, तो ऐसे अगर मैं 36 बार करूँगा तो 36 टाइम्स ये इंचेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, ये 36 टाइम्स है। कितने, और ये कितना गैप है, दिस इज ऑफ 1 इंच। ठीक है, तो जो भी मेजरिंग प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स n × u। अब कई बार मन में ये डाउट आता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स क्या हमेशा सेम रहते हैं, क्योंकि कई बार हम सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में, वगैरह वगैरह। तो बच्चों बात सुनो, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास किसी टेबल की लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमने मेज़र की है 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर वाला स्टैंडर्ड यूनिट इस टेबल की लेंथ में 3 बार प्रेजेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n1 u1। न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 3, यूनिट्स हो गए मीटर। अब अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो आपको पता है 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n2 × u2। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस सिचुएशन में क्या फ़र्क पड़ गया। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इन दोनों को तो न्यूमेरिकल वैल्यू आगे से बढ़ गई है, n2 ज़्यादा है एज कंपेयर टू n1। बट छोटा क्या हो गया है, सेंटीमीटर। देखो यूनिट छोटे हो गए हैं, जो यूनिट है वो छोटा है, सेंटीमीटर यूनिट छोटा होता है एज कंपेयर टू मीटर। यानी कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब यूनिट्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी। आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर मुझे टेबल की लेंथ मेज़र करनी है, मैं जो मर्जी यूनिट्स यूज़ करूं, हर एक यूनिट के लिए मेरे पास n × u विल रिमेन कांस्टेंट। फॉर ए पर्टिकुलर मेजरमेंट n × u विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, पर्टिकुलर मेजरमेंट का मतलब है कि मैं उसी टेबल की लेंथ मेजर कर रहा हूँ। हर बार नया टेबल लगाओगे तो n × u अलग लगाता रहेगा। ठीक है, उसी टेबल के लिए n × u कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर मैं यूनिट्स को चेंज करता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट्स बढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। या यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। जितने यूनिट्स बड़े हो जाएंगे उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये स्टेप क्लियर आपको कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ से लिखा। मैंने क्या लिखा था, 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर मतलब क्या था, n1 u1 एंड ये क्या था, n2 u2। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, या n × u रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेजरमेंट।
हम बार ये बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ स्टैंडर्ड यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट सिलेक्ट करना कैसे है, जो पॉइंट आपको समझना है कि फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी सिलेक्टिंग स्टैंडर्ड यूनिट इज नॉट सो इजी प्रोसेस। ठीक है, साइंटिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे मेहनत करते हैं, बट किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तभी हम उस यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये बहुत ही क्लियर डिफाइंड होना चाहिए। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा, ठीक है, रास्ते में चलता हुआ एक लेबर क्लास बंदा भी इस यूनिट की डेफिनेशन को समझ पाए। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के समझ में आए, बट जो साइंटिस्ट इसके साथ डील करते हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है, तो उनको वो क्लियरली हर किसी को समझ आना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। देखो बेटा, अब जो दुनिया है, ठीक है, पूरी अर्थ के ऊपर ग्लोबल लेवल पे बिजनेस चलता है, तो हर चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करती है। कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट जा रहा है। तो जब हम किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया के अंदर सानू तो मंजूर है जी, यूएसए ने बनाया है, हमारी यूएसए के साथ बनती है, हमें तो ये एक्सेप्टेबल है, बट उधर से रशिया कह दे ना जी हमें तो ये पसंद नहीं है, इसमें तो ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। ठीक है, उधर इसराइल कह दे नहीं जी हमें तो ये पसंद नहीं है। तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। हर कम्युनिटी जो है, हर कंट्री है, उसके साइंटिस्ट को इसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। या तो कोई कमी बताए, नहीं तो उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। ये ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। It should not change. It should not change with time and place. Time सब कुछ एक साथ लिख लो, time, place and physical conditions. Physical conditions. इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आज हमने 1 यूनिट को डिफाइन किया, उसकी वैल्यू कुछ और थी, 10 साल बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम पहले डिफाइन किए गए यूनिट्स में रही है। जैसे पहले 1 मीटर को डिफाइन किया जाता था इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ अर्थ या सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। मैं उनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी सिलेबस में नहीं है। तो टाइम के साथ वो यूनिट्स चेंज हो जाते थे। तो हमारी कंडीशन क्या है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। ऐसे थोड़ी है कि मैंने आज एक घर बनाया, मैंने कहा कि भाई मेरे घर की लेंथ है, मान लो जस्ट एग्जांपल है 20 मीटर बाय 50 मीटर है, तो समथिंग इज लाइक दिस, ये डायमेंशंस हैं। तो और थोड़ी देर बाद पता लगे जी 10-20 साल बाद कि कुछ गड़बड़ हो गई है, अब नया मीटर वाला स्केल आ गया है, उससे मेजर करते थे, अब 20 की जगह अब मेरे घर की लेंथ 21 मीटर हो गई है। ठीक है, जो मेरे घर की रजिस्ट्री करवाई होगी उसमें 20 मीटर लिखा होगा, अब हो गई है 21 मीटर, मेरे 1 मीटर का घर काट के ले जाएंगे, है ना। तो बात ये है कि जो यूनिट्स है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्लेस के साथ भी चेंज हो जाए। ठीक है, कि यहाँ पर लुधियाना में या पंजाब में जो मेज़रमेंट हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर 1 मीटर कुछ और है, वही मेज़रमेंट हम केरला में करेंगे, हम रशिया में करेंगे, जापान में करेंगे, तो मेज़रमेंट में 1 मीटर की वैल्यू कुछ और हो जाए। इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस। इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इनके चेंज होने के साथ भी इस स्टैंडर्ड यूनिट की वैल्यू चेंज होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल, ये आसानी से हर किसी को मिल जाना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट इजीली एक्सेसिबल का मतलब यहाँ पे 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट,
जैसे साइंटिस्ट को, ठीक है, हम जो स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाते हैं, जो आइडियल वाले केस होते हैं, उनमें जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो हर कंट्री के पास एक एक लेबॉर्ट्री रहती है, उन लेबॉर्ट्रीज में पड़े रहते हैं। जैसे मेरे ख्याल से इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री है, एक बार हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, NPL दिल्ली में है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स रखे हुए हैं। ये नाम एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, या इंडियन फिजिकल लेबॉर्ट्री है या नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री है, प्लीज़ चेक इट। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स रखे गए हैं। वो स्टैंडर्ड यूनिट्स कहाँ से आते हैं? वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, पेरिस में है, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो वहाँ से कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बन के आते हैं, वो सारे कंट्रीज़ के पास एक एक पीस रहता है। अब उसके बाद उनके रेप्लिकास, उनके डुप्लीकेट्स बनाए जाते हैं, और वो डुप्लीकेट्स अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर उन डुप्लीकेट्स के आगे डुप्लीकेट्स बनाए जाते हैं। जो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं वो ऐसे चौथे पाँचवें स्टेप में डुप्लीकेट बन के आया होगा, उसके साथ कंपैरिजन किया गया होगा, ठीक है। यानी कि यूँ समझो कि मेरे पास ये 1 kg का एक ब्लॉक था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसके कंपैरिजन, ये मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, मैंने कि इसके कंपैरिजन में एक और 1 kg का ब्लॉक बना लिया। इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको मैंने बनाया और इंडिया को भेज दिया। ये इंटरनेशनल ब्यूरो पे पड़ा है, ये उठा के मैंने इंडिया में भेज दिया। अब इंडिया ने इसको रेफरेंस लेके और कई डुप्लीकेट कॉपीज बनाई और अलग अलग स्टेट्स को बांट दी। स्टेट्स ने उसके डुप्लीकेट बनाए, उसके बाद उन्होंने उन कंपनीज को बांट दिए जो कि एक्चुअल में 1 kg वेट्स बनाते हैं। भाई आप इसको स्टैंडर्ड मान के इसके साथ कंपैरिजन करके आप बनाते चले जाओ, ठीक है। तो आगे आगे ऐसे एक के बाद एक रेप्लिका बनता चला जाता है। तो अब जवाब क्या है? इट शुड बी इजीली असेसिबल, ठीक है। जिसको यूज़ करना है उसके पास वो असेसिबल होना चाहिए, उसके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बंदा दुनिया में लेके बैठा हुआ है, भाई ये तो मेरा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी वेट मेज़र करना है, मेरे पास आओ, मैं मेज़र करके आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ, नहीं तो जय माता दी घर में बैठो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली असेसिबल। इट शुड बी रीप्रोड्यूसिबल। रीप्रोड्यूसिबल का मतलब है कि हम इसको दोबारा से बना सकें। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि मैंने एक ये 1 kg का ब्लॉक है, मैंने ये 1 kg का ब्लॉक बना रखा है, ठीक है। और ये अब एक ही ब्लॉक है दुनिया में और कहीं नहीं है, बाकी सब इसके डुप्लीकेट्स हैं। ओरिजिनल तो यही एक पीस है, मास्टर पीस है। अब अगर मान लो कि जिस जगह पे ये पड़ा है वहाँ पे कोई चोर उठा के ले गया, या इधर नॉर्थ कोरिया का दिमाग भेजा फ्राई हो गया, उसने वहाँ पर एटॉमिक बम फेंक दिया, तो भाई हमारा ये यूनिट तो उड़ गया। अगर ये यूनिट उड़ गया तो अब हम उसको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो बेसिक डेफिनेशन थी उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इसलिए हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा होना चाहिए कि जब हम चाहें हम इसको दोबारा से प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो दीज आर फ्यू पैरामीटर्स, ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड यूनिट। ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली याद करने चाहिए। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशंस, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, इट शुड बी वेल डिफाइंड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं 2 हिस्सों में। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ या सिंपल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो लिखो फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी that which do not depend upon any other physical quantity is called fundamental quantity
इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स होती हैं मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। इसके अलावा हम आगे और भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम इतना लिखेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। इनको हम किसी और के साथ लिंक नहीं कर सकते, ये टोटली इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट, या फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि क्वांटिटीज लिखा है तो आप लिख सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज। ओ, यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं क्वांटिटी लिखना भूल गया, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स अपॉन fundamental physical quantities, depends upon fundamental physical quantities and can be derived by multiplying and or dividing, fundamental physical quantities are called derived quantities, ठीक है। इन क्वांटिटीज़ को, ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि स्पीड इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, लेंथ, तो लेंथ अपॉन टाइम। अगर हम ये ध्यान से देखें तो स्पीड को ड्राइव करने के लिए हमने दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है, तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड बाय डिवाइडिंग टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब बिल्कुल ठीक इसी के साथ हम लिंक करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ, लिख लो, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इनको हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, यस, वैसे तो ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं, बट फिर भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, मास, मास इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके यूनिट्स क्या हैं, केजी, तो केजी इज़ फंडामेंटल यूनिट। लेंथ, लेंथ इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके यूनिट्स क्या हैं, मीटर। टाइम इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, यानी कि सेकंड को हम फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स बोलेंगे। सिमिलरली ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाए गए हैं, दैट आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लूँगा, जैसे मैं स्पीड के एग्जांपल लेता हूँ, स्पीड के यूनिट्स क्या बनेंगे, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और सेकंड दोनों क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड करके जो यूनिट्स बने हैं, दैट आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। आप बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें ले सकते हो। यू मे गो फॉर मोमेंटम, यू मे गो फॉर फोर्स। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास के यूनिट्स हो गए किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस यूनिट में हमने लेंथ के यूनिट्स और मास के यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है और टाइम के यूनिट्स को डिवाइड किया है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ, ड्राइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स। अब अलग अलग
लोगों ने दुनिया में अलग अलग टाइम पे डिफरेंट यूनिट्स के सिस्टम बनाए, ठीक है, क्योंकि पहले कुछ इंटरनेशनल तो होता नहीं था, जिसका जो मन में आता था, जिस कंट्री में जो मन में आता था वही सिस्टम डिफाइन कर देते थे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग यहाँ पर 3 तरह के सिस्टम्स पढ़ते हैं। एक है CGS सिस्टम विच इज़ आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। Gaussian system, C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second। इनकी वो सिस्टम जिसमें मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है MKS सिस्टम। M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second। वो सिस्टम जिसमें मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड MKS सिस्टम। ये सिस्टम हमारा अभी प्रेफरेंस में है, हमने इसी को यूज़ करके जो लेटेस्ट SI इंटरनेशनल सिस्टम है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है बेटा। बट इस सिस्टम की लिमिटेशन है अभी, ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये सिर्फ मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स को कवर करता है, ठीक है। फिजिक्स की सारी ब्रांचेस को ये कवर नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने MKS सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया, जिसको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड सिस्टम हमारे पास आता है, दैट इज़ FPS, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें लेंथ को फुट में, पाउंड यानी कि मास हो गया और टाइम यानी कि सेकंड हो गया, ठीक है। फुट, पाउंड एंड सेकंड में मेज़र करते हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये हम ना के बराबर पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हम लोग जो इस बुक में अपने इस सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम MKS या जिसकी एक्सटेंडेड फॉर्म SI सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे, और अदरवाइज हम लोग अगर कन्वर्शंस कभी करनी होगी तो CGS के साथ करेंगे, क्योंकि MKS एंड CGS आपस में रिलेटेड ही हैं, ओके। तो अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसको हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। उसमें अभी हमारे पास 7 फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स हैं। वी हैव 7 फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स एंड 2 हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो पहले आप लिख सकते हो बेसिक यूनिट्स, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो सकता है यहाँ पर सप्लीमेंट्री। पहले आ गई फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ तक दिखाई देगा, यस। जैसे मास है, मास की फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स क्या हो गए, किलोग्राम, इसका सिंबल क्या हो गया, kg, ठीक है। सिमिलरली देन वे कम्स टू लेंथ, लेंथ के लिए हमारे पास क्या हो गया, मीटर के स्पेलिंग दोनों ही ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास, लेंथ, टाइम के लिए हमारे पास हो गया सेकंड, तो S हो गया सिंबल। उसके बाद हमारे पास हो गया करंट हमारे पास हो गया एम्पियर का सिंबल हो गया कैपिटल A। उसके बाद हमारे पास हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसके यूनिट्स क्या हो गए, मोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेसिकली ये रोशनी के साथ, लाइट की एनर्जी के साथ लिंक है। इसके यूनिट्स होते हैं हमारे पास कैंडेला। उसके बाद हमारे पास आएगा 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, 7th इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के लिए हमारे पास हो गए केल्विन और सिंबल हो गया कैपिटल K, ठीक है। वी हैव 7 बेसिक या कह लो फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। आपको ये
याद रखने पड़ेंगे। इनको याद रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप इनको याद रखते हो तो आपको साथ में इनके सिंबल्स के जो फॉन्ट है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट है या कैपिटल अल्फ़ाबेट है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। याद रखने का जुगाड़ क्या होता है कि सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स हैं पूरे इस सिस्टम में, वो कैपिटल आते हैं। सी यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है तो मैं सी को भी स्मॉल लिख देता हूँ, तो ये ऐसे लिखता हूँ CD, ठीक है। सिर्फ A एंड K जो है कैपिटल होगा। ये KG भी स्मॉल है, मेरी लिखाई थोड़ी गंदी है तो KG भी स्मॉल है, M स्मॉल है, S स्मॉल है, मोल MOL तीनों स्मॉल है, ठीक है। कैंडेला का CD दोनों स्मॉल है और केल्विन का K कैपिटल है। सिर्फ ये 2 कैपिटल रहेंगे। फिजिक्स में हमारे सिंबल्स में क्या अल्फ़ाबेट स्मॉल या कैपिटल है, ये हमेशा से मैटर करता है। ओके, ये हैं 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ, प्लेन एंगल एंड देन वी हैव सॉलिड एंगल। मैं इन दोनों को अभी डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा। प्लेन एंगल के यूनिट्स होते हैं हमारे पास रेडियन, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। रेड हमने मैथमेटिकल टूल्स में ये बात पढ़ी थी, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। थीटा, ये एल, ये आर। थीटा और एल के बीच में क्या रिलेशन था? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ आर्क एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन, ठीक है ना। तो रेडियन, बट सिंबल क्या है? आर रेडी रेड। सॉलिड एंगल के जो यूनिट्स हैं वो स्टेरेडियन है, ठीक है, और इसका सिंबल SR रहेगा, SR स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल को अभी डिटेल में समझाना बाकी है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की डेफिनेशंस की, ठीक है। 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, 1 किलोग्राम को कैसे, 1 सेकेंड को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डिफाइन किया गया है। इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा चैलेंज, मतलब मेरे लिए थोड़ा चैलेंज होगा, आपको समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट अगर 100% समझ ना भी आए तो भी आप लोग काम चला लेना। एक्चुअली तो NCERT में ये क्लियरली मेंशन है, स्टार डाल के लिखा हुआ है कि आपको ये डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, बट स्टिल हम लोग इनको एक बार समझाते हैं ताकि आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, चीज़ों को डाइजेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। इसलिए हम जानबूझ के इन डेफिनेशन में जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आएंगी, ये फर्स्ट सेकंड टेस्ट में हम लोग पूछते हैं, बाद में तो छोड़ देते हैं। तो जैसे हम लोग शुरू करते हैं 1 मीटर। बेटा 1 मीटर को बहुत सारे तरीक़ों से पहले डिफ़ाइन किया जा चुका है। मैं पुराने सिस्टम के साथ नहीं चलूँगा, मैं सिर्फ वही डेफिनेशंस यहाँ पे लिखूँगा जो कि हमारे पास अभी NCERT में फाइनली लिखी हुई है। इज़ इट ओके? आई रिपीट, मैं सिर्फ फाइनल डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्योंकि पहले 1 मीटर को डिफाइन किया गया था अर्थ के साइज़ के टर्म्स में कि इक्वेटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है वगैरह वगैरह। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। 1 मीटर क्या है, इसको समझने के लिए मुझे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो याद कर रखी है वो याद कर रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट बेटा ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये याद करनी है? आंसर इज येस, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको याद कर लो। 299792458 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। इस स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, यही है ना। और ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 299792458। अब अगर मुझे डिस्टेंस की यहाँ से कैलकुलेशन करनी हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? 299 × 792,458 इंटू टाइम। ये क्लियर है? अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सी द ट्रिक आई एम यूजिंग टू एक्सप्लेन थिंग्स। मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूँ। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। ये क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये काटोगे तो ये कितना बनेगा?
1 बनेगा, है ना। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट को c लिख लूँ तो मल्टीप्लाई बाय ये क्या है मेरे पास, टाइम, और c इंटू टाइम की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर, 1/299,792 इंटू 458। क्लियर। वन मोर थिंग टू ऐड कि ये स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, वैक्यूम में, या जिसको आप फ्री स्पेस भी कहते हो, है ना, या इसको आप वैक्यूम भी कह सकते हो, फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब यहाँ से मुझे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 मीटर। नाउ आई एम इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू डिफाइन 1 मीटर। देखो लाइट को कहाँ ट्रेवल करना है, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, वहाँ पे स्पीड ये वाली हमने लिखी है, इसको हम फिलहाल इस डेफिनेशन के लिए भूल जाएंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट वैक्यूम में इतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। सो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट in a time interval of 1/299,792,458 of a second. Clear जी? Distance traveled by light in vacuum in a time interval of 1/299,792,458 second. पढ़ के देखो, यही डेफिनेशन है। वीडियो को पॉज दो, डेफिनेशन को नोट कर लो। इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है 1 किलोग्राम की। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन अभी रिसेंटली चेंज कर दी गई है। अब जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो नहीं है, ठीक है, आउटडेटेड है, बट फिलहाल हम बेटा वही पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में या बुक्स में दी हुई है। तो 1 किलोग्राम क्या है, एक प्लाटिनम इरिडियम का ब्लॉक है। आप गूगल करना, वो सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है, ठीक है। तो एक प्लाटिनम इरिडियम का ब्लॉक है जो उसको कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पे रखा हुआ है फ्रांस में, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम विच इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय। इसकी शेप सिलेंड्रिकल है एंड इट इज केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट पेरिस नियर पेरिस फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर एक सैंपल रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको जल्दी से ये एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। कोरोजन इसमें आसानी से नहीं लगती है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ है, लंबे समय तक चलेगा। गर्म मतलब कि थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज होने से इसकी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ता, इवेपोरेट आसानी से नहीं होता, ठीक है। तो आसानी से ये ख़राब नहीं होता सिंपल भाषा में, ठीक है। ऑल तो इसको अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे देखोगे तो आप लोग नोटिस करना कि इसको कंटेनर्स के अंदर रखा हुआ होगा, कवर किया हुआ होगा, ताकि ये बाहर से इन्वायरमेंट के साथ कोई रिएक्शन ना करे। हालांकि ये वैसे ही नहीं करता, बट ऑल फर्दर प्रोटेक्शन के लिए, डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन के लिए इसको कवर किया होता है। यहाँ पे रखा गया है, उस रूम का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर सब कुछ कंट्रोल रखा जाता है ताकि किसी भी हालत में इसके मास में डेसिमल प्लेस के 10वें हिस्से तक भी कोई फर्क ना पड़ जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। बट राइट नाउ दिस डेफिनेशन को ऑब्सोलीट कर दिया गया है, अब नई डेफिनेशन आ गई है क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ कमियां हैं। वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अगर कोई यहाँ पे बॉम्ब फेंक दे, भाई साहब कोई चुरा के ले जाए, ठीक है, तो भाई साहब तो इंटरनेशनल लेवल का जो प्रोटोटाइप था, जो स्टैंडर्ड सिलेक्टेड यूनिट था, वो तो ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को अब डिस्कार्ड कर दिया गया है। इसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, किसी एटम के स्ट्रक्चर को। एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, और उसके आसपास क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। हम इन एनर्जी लेवल्स में कुछ हाइपर फाइन एनर्जी लेवल्स की बात करें। जब आप बहुत एटॉमिक मॉडल वगैरह पढ़ते हो तो आप सिर्फ एनर्जी लेवल्स पढ़ते हो। हाइपर फाइन, हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा क्लोज जो लेवल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में ही 2 हाइपर फाइन लेवल्स हैं।
तो ये दो हाइपरफाइन्स के बीच में जब ट्रांजिशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है, ठीक है, तो द सेकंड, तब इस केस के साथ लिंक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 सेकंड को। 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए आपको ये डाटा 9192631770 को याद रखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiations corresponding to transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं cesium-133 की। आपको ये एलिमेंट भी याद करना है। 133 का मतलब है कि इसका ये पर्टिकुलर आइसोटोप है, ठीक है। ओके, तो बाकी की बची हुई डेफिनेशंस करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके डेफिनेशंस को नोट कर सकते हो। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। आई विल स्टार्ट विद एम्पियर। डेफिनेशन पढ़ेंगे बाद में, पहले थोड़ी सी कहानी सुनेंगे। मान लीजिए बेटा मेरे पास यहाँ पर दो वेरी लॉन्ग, ठीक है, जो लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग, पतली सी तारे हैं, थिन वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। हमारे पास दो इनफाइनाइट लॉन्ग थिन पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये और इन दो वायर्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर। इन दोनों वायर्स को रखा कहाँ गया है, these wires are placed in vacuum. So we have two infinite long parallel thin current carrying wires having same current in same direction placed in vacuum at a distance of 1 meter, ठीक है। ये वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। क्यों? इस वायर ने कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आप लोगों ने बायोट-सावर्ट लॉ भी पढ़ रखा है। तो इस वायर ने अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर पड़ी है, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पहली वायर पड़ी है। तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। कितनी फोर्स से ये अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं, उस फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 10⁻⁻7। ये शायद यहाँ पर मेरे पास गलत लिखा गया, इट शुड बी -7, ठीक है। 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। देखो फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन, मैं साथ में क्या लिख रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर। क्योंकि दोनों वायर्स इनफाइनाइट लॉन्ग हैं तो इसलिए नेट फोर्स भी इनफाइनाइट ही होगी। बट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ। मान लो ये लेंथ कितनी है अपने पास, 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ के ऊपर दूसरी वायर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। क्योंकि पर मीटर है, 1 मीटर लेंथ की है तो पर मीटर कहेंगे। अगर ऐसा हो कि इतनी फोर्स लग रही हो, तब इन दोनों वायर्स के बीच में फ्लो करने वाले करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा। तब इन दोनों वायर्स के बीच में फ्लो करने वाले करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा। यानी कि 1 एम्पियर वो करंट है अगर वो करंट दो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स के बीच में से फ्लो करे, उन वायर्स के बीच में जिनको वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इस करंट की वजह से दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर की फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर हमने एम्पियर क्यों सिलेक्ट किया, हम चार्ज के यूनिट्स भी सिलेक्ट कर सकते थे। देखो बेटा, अगर हम चार्ज की बात करते तो चार्ज के यूनिट्स क्या पढ़े हैं आप लोगों ने, कूलम, है ना। चार्ज के केस में प्रॉब्लम क्या थी, ये आपको पता नहीं, K/Q1/Q2/R², ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, कूलम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा है, F की वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर हम कूलम को डिफाइन करते हैं, इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चार्जेस एट रेस्ट को तो पूरा डिस्कस कर पाते हैं, यानी कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी को तो पूरा डिस्कस कर पाएंगे, बट मैग्नेटिज्म का पंगा रह जाएगा।
मैग्नेटिज्म के लिए हमें अलग से और यूनिट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, बट हमें ये पता है कि जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है, एक चलता हुआ चार्ज या फ्लो करता हुआ चार्ज क्या बनाता है? इट फॉर्म्स अ करंट। तो अगर हम करंट के यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में भी या मैग्नेटिज्म में भी यूनिट्स को अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंबाइंड है, एक सिंगल ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसलिए हम दो अलग अलग यूनिट्स डिफाइन करने की जगह हम एक सिंगल यूनिट दैट इज करंट के यूनिट्स मीन्स एम्पियर को डिफाइन करते हैं। दो अलग अलग क्वांटिटीज लेने की जगह सिर्फ एक करंट को ही कंसिडर करते हैं। करंट हमारे दोनों पर्पस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के पर्पस को सॉल्व करता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर हमारा हो गया। उसके बाद हमें डेफिनेशन पढ़नी है केल्विन की। केल्विन की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? वो कंडीशन जिस कंडीशन के ऊपर वाटर अपनी तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। टेम्परेचर, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों होती हैं वैसे, बट हमें यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर वाटर अपने तीनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स। और वो टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273.16 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आप कन्वर्शन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यही वैल्यू है। तो ये वो टेम्परेचर है थीटा, इसको अगर मैं थीटा लिख लूँ तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर अपनी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर मैं इस टेम्परेचर को 273.16 से डिवाइड कर दूँ, 273.16 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? थीटा बाई 273.16 इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो ये मेरे पास डेफिनेशन बन गई 1 केल्विन की। 1 केल्विन क्या है? जिस स्टेट पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर अपने तीनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर को अगर 273.16 से डिवाइड कर दिया जाए दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन। पढ़ के देखो क्या यही लिखा हुआ है? द केल्विन इज ए फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है मोल। मोल बेसिकली हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है। इसमें ये सब्सटेंस की गिनती बताता है कितनी क्वांटिटी, कितनी प्रेजेंट है। ये 1 यूनिट्स आपको पता है, मोल्स आप लोगों ने क्या नाम है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। आपको पता होगी एक टर्म एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एग्जैक्टली, शायद 22 होता है, 23 होता है, तो ये एवोगाड्रो नंबर है। तो जो मोल है ये लिंक करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंटाइटिस, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पीसेस। एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ C12 मीन्स कार्बन 12 का मतलब है मास नंबर, क्योंकि कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं तो इसमें हम एक पर्टिकुलर आइसोटोप की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने जब 1 सेकेंड को डिफाइन किया था तभी हमने सीजियम 133 लिया था, वो भी पर्टिकुलर आइसोटोप की आइसोटोप की बात करें, हमें वो मेंशन करना है। कार्बन का C14 आइसोटोप भी होता है, आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी में इसको यूज़ करते हैं। तो कार्बन 12 आइसोटोप लिया, इसका 0.012 kg यानी कि 12 ग्राम लिया। इस 12 ग्राम में, ठीक है, ये पाउडर लिए समझो, एग्जाम्पल के तौर पे है, ये मेरे पास ये 12 ग्राम क्या है? कार्बन है, C12, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं। इस 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम्स, कितने पीसेस, पीस मतलब एटम है, कितने पीसेस प्रेजेंट हैं? दैट इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है। एंड ऑन कैलकुलेशन 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे विच इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, ठीक है।
अब ये एग्जाम्पल के तौर पे किसके लिए लिया गया था, कार्बन, क्योंकि कार्बन को हम स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ यूज़ करते हैं, सो इसे एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ करते हैं। बट इसको बाकी जगह भी फिट कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे वाटर का हाफ मोल चाहिए, वाटर का हाफ मोल चाहिए। वाटर के हाफ मोल का क्या मतलब है, मुझे इतना वाटर चाहिए जिस वाटर में 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो। ठीक है, पानी की इतनी क्वांटिटी चाहिए जिस क्वांटिटी में इतनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 3.01 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का मतलब कितना है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंटाइटिस, छोटे छोटे टुकड़े, कम से कम वाले टुकड़े। तो 2 मोल्स का मतलब हो गया कि बेसिकली मुझे इतने इलेक्ट्रॉन्स 12.04 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन समझ सकते हैं। मोल क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स, ऐसी क्वांटिटी, मोल वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है जो उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कंटेन करता है जितने की कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं ऑफ C12 आइसोटोप, ऑफ C12 आइसोटोप। अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगली डेफिनेशन है कैंडेला। ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। तो कैंडेला बेसिकली रोशनी के साथ, चमक के साथ लिंक है। तो कैंडेला को डिफाइन करने के लिए मुझे कई वर्ड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे समझाना पड़ेगा सोर्स क्या होता है, मुझे समझाना पड़ेगा मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन क्या होती है, मुझे बताना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मुझे बताना पड़ेगा कि इंटेंसिटी क्या होती है, और मुझे बताना पड़ेगा कि स्ट्रेडियन क्या होता है। आई नीड अ नंबर ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, टू एक्सप्लेन। तो हम शुरू करते हैं सोर्स। सोर्स बेसिकली वो जगह है यहाँ से रोशनी, एनर्जी, लाइट एमिट हो रही है। जैसे बल्ब आपने ले लिया तो बल्ब एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट। अब ये बल्ब या सोर्स ऑफ लाइट इट एमिट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। अब अगर जैसे मैं बात करूं, आपको ध्यान में होगा वाइट लाइट में सभी कलर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारी वेवलेंथ्स और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा याद हो तो विजिबल लाइट में 4000 से लेके लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं है, अलग अलग बुक में थोड़ी थोड़ी बाउंड्री वेरिएशन के साथ लिखी होती है। ये एक रेंज है बेटा। ठीक है, कई जगह पे 7600 तक लिखा होगा, यहाँ पर थोड़े से आगे पीछे से शुरू किया हुआ। दैट डजेंट मैटर, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड। ये एंगस्ट्रॉम शायद आपको पता है या नहीं, मुझे नहीं पता। ये 10⁻⁻10 मीटर होगा, इनकी जब आप ये वैल्यू इधर पुट करोगे तो 10⁻⁻7 बन जाएगा। तो मेरे पास ये रेंज हो जाएगी वेवलेंथ की। ठीक है, तो ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि वाइट लाइट एमिट हो रही है, तो वाइट लाइट का मतलब है कि इस रेंज में जितनी भी वेवलेंथ्स हैं सारी की सारी वेवलेंथ्स एमिट हो रही है। ठीक है, बट जब मैं कहता हूँ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, मोनो का मतलब होता है वन, क्रोमैटिक वर्ड का मतलब है कलर, या यहाँ पर मेरे पास है वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली जब रेडिएशन एमिट होती है, मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो हम उसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास एक सोर्स है जो सिर्फ एक वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक वेवलेंथ वाली रेडिएशन को ही एमिट कर रहा है। किस वेवलेंथ वाली? हमारी जो डेफिनेशन है उसमें वेवलेंथ मेंशन नहीं की होती, उसमें फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, एन यू न्यू, सिंबल ऑफ, कई बार आप एन भी लिखते हो। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है? 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस एमिट हो रही है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म्स में समझना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा।
ठीक है, ये आपने रिलेशन पढ़ रखा है। तो यहाँ से मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगी c बाय न्यू। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 540 × 10⁻12। वी कैन सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कैलकुलेशंस, बट आपको आइडिया आ गया कि ये वेवलेंथ हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ आ जाएगी कि इस वेवलेंथ वाली रेडिएशंस यहाँ से एमिट हो रही है, ठीक है। अब जो बल्ब है, मैं छोटा बल्ब भी यूज़ कर सकता हूँ, बड़ा बल्ब भी यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर मुझे रोशनी को कैसे कंपेयर करना है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि जो मन से बल्ब आया वो जगा दिया और उसके हिसाब से मेरे पास जो कैंडेला है, जो रोशनी है, जो लाइट की चमक है, उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। नहीं, तो हम उसके लिए अब एक टर्म और डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब काफ़ी थोड़े हैवी वर्ड्स आ रहे हैं। दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैं बहुत सारा डिटेल में नहीं इसको बताऊंगा, बट आपको समझने के लिए जितना चाहिए वो बता रहा हूँ। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डायग्राम में आप समझना। ये मैंने बड़ा सा बल्ब लगा दिया, इसकी रोशनी ज़्यादा है, ठीक है, इससे जो एनर्जी एमिट हो रही है वो ज़्यादा है, ठीक है। और उधर एक मेरे पास छोटा बल्ब है जिसमें से एनर्जी की एमिशन कम हो रही है। जस्ट से फॉर एग्जांपल कि ये 100 वाट का है, ये 20 वाट का बल्ब है, ठीक है। मुझे रोशनी को मेज़र करना है। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे जाके बैठ जाता हूँ। ऐसा करते हूँ मेज़र करने के लिए ना, एक रफ है, बिल्कुल रफ वे है समझाने का। मैं एक बुक ले लेता हूँ कि अगर मुझे बुक में से बढ़िया से पढ़ा जाता है तो मैं समझ लूँगा कि मेरे पास रोशनी की अमाउंट बराबर आ रही है। दिस इज प्योरली लेमैन लैंग्वेज, ठीक है, नॉट टेक्निकल एट ऑल, बट समझने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। तो मुझे यहाँ से जब मैं नज़दीक बैठूंगा तो बड़ा साफ दिखाई देगा। मैं दूर चला जाता हूँ, ठीक है, इतनी दूर चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे बस अब हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो आई एम रिसीविंग सम लाइट हियर, ठीक है। कौन सा बल्ब था? मैंने 100 वाट का बल्ब लिया था। अब दूसरा बल्ब कितने वाट का था? 20 वाट का था। अब 20 वाट के बल्ब की तो रोशनी पहले से ही कम है, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। मैं कुछ डिस्टेंस पे जाऊंगा, यहाँ पे आके रुक जाऊंगा। मैं कहूँगा भाई इससे पीछे जाऊंगा तो मुझसे बुक अब पढ़ी नहीं जाएगी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इन दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड बी के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी क्या है? वो एनर्जी जो रिसीव कर रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो एनर्जी दैट इज रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? इन एग्जाम्पल से क्या फ़ायदा होगा? चाहे मैं बल्ब छोटा यूज़ करूं, चाहे मैं बल्ब बड़ा यूज़ करूं, दोनों ही केसेस में चाहे मैं छोटा बल्ब यूज़ करूं, चाहे मैं बड़ा बल्ब यूज़ करूं, दोनों ही केसेस में मैं इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को कांस्टेंट रख सकता हूं। और हमारी डेफिनेशन में इस एनर्जी की वैल्यू होती है 1/683, ठीक है, 1/683 वाट पर स्टेडियन। अब स्टेडियन बताना आपको बाकी है। 1/683 इंटेंसिटी आपको समझ में आ गया? जो रेडिएट इंटेंसिटी लिखी है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अब थोड़ा सा स्टेडियन बताना है। इसको समझाने के लिए वैसे तो अलग से डेफिनेशन को समझाऊंगा, बट स्टिल एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से ये एक कोन बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बल्ब था, तो यहाँ पर मेरे पास बुक पड़ी हुई थी, तो इस हिस्से में से ऐसे लाइट पहुँच रही थी मेरे तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस कोन के इस पोजीशन पे जो एंगल बनता है, इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल। और इसको हम, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? स्टेडियन। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो एंगल होते हैं। सॉलिड एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं? स्टेडियन। ये जो एंगल है, आइसक्रीम की कोन की तरह फीलिंग लो, या आइसक्रीम की कोन की तरह है। इसके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये गोल गोल ऐसे है, ठीक है। प्लेन में प्लेन एंगल कैसे होता है? इस तरह से। और सॉलिड एंगल ये होता है। तो जो ये एंगल सॉलिड एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं या मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेडियन। तो कितनी एनर्जी आ रही थी? 1/683 वाट पर स्टेडियन, ठीक है।
तो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, अब कौन कौन सी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सोर्स क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इंटेंसिटी क्या है, स्टेरेडियन क्या है। अब इन सब बातों को मैं एक सिंगल लाइन में कंबाइन करके समझाऊंगा। मैं कहूँगा कि कैंडेला सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है, रोशनी की वो इंटेंसिटी, वो चमक है जो मुझे महसूस होती है किसी सोर्स से, वो सोर्स जो कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ यानी कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, उन वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज है, उस वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। और मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस के ऊपर देख रहा हूँ। यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। यहाँ पे जो मुझे चमक महसूस होगी, उस चमक को हम 1 कैंडेला कहेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की डेफिनेशन। प्लेन एंगल की डेफिनेशन वैसे तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में डिटेल में कर चुके हैं, बट फॉर्मेलिटी से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्लेन एंगल हमने क्या लिया था, डिनोट किया था विद सिंबल थीटा। इसके यूनिट्स हमने क्या लिखे थे, रेडियन, और सिंबल क्या था इसका, जेड, ठीक है। हमने ऐसे लिया था कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर के ऊपर कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है, लेंथ ऑफ आर्क इज एल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। तब हमने डिफाइन किया था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर एंड थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन। हमने ये कहा था इफ एल इज इक्वल टू आर देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, यही था। हम यहाँ से 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। 1 रेडियन इज दैट एंगल या इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक ऐसी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, जिस आर्क की लेंथ उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तब उस एंगल को, जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर है, दैट एंगल विल बी कॉल्ड 1 रेडियन, ओके। अब हम डिफाइन करेंगे सॉलिड एंगल विच इज कॉल्ड विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल, थोड़ी देर पहले मैंने जब कैंडेला की डेफिनेशन ली है तब भी सॉलिड एंगल को बताया था। सॉलिड एंगल को ओमेगा, जैसे सिंबल W को थोड़ा स्टाइल में लिख दो, से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, SR सिंबल है, S स्मॉल रखनी है, और स्टेरेडियन इसके कंप्लीट नाम होगा यूनिट्स का, ठीक है। इसको समझने का तरीका क्या है कि मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर है। पिछली बार मैंने सर्कल लिया था प्लेन एंगल में, अब मैं स्फीयर ले रहा हूँ। पहले 2 डायमेंशन में एंगल को डिफाइन किया था, अब हम 3 डायमेंशन में एंगल को डिफाइन करेंगे। इस स्फीयर के ऊपर कुछ इस तरह से एक कैप ले लेते हैं। इस कैप से जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को इस स्फीयर के सेंटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यू कैन सी व्हाट आई डिड हियर, ये रेडियस r है, ठीक है। ये जो ऊपर की कैप है, मान लो इस कैप का एरिया a है। आई एम जस्ट टेकिंग वेरी सिंपल डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट में होती है। अभी आपको पता नहीं डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो हम +2 में जाके पढ़ेंगे एग्जैक्टली 1 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। और इस सॉलिड एंगल यानी कि ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है, A/r²। दिस इज इक्वल टू A/r²। अब अगर मुझे 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन देनी हो तो मैं क्या कहूँगा, एरिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r²। तो r²/i² कितना हो जाएगा, 1, यानी कि एरिया कितना हो गया, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मीन्स अगर ये एरिया, इस कैप का एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तब सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उस एंगल को हम 1 स्टेरेडियन कहेंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन से एक हम छोटा सा पॉइंट और कंक्लूड करेंगे। अगर मैं पूरे स्फीयर के सेंटर पे देखूं, एट द सेंटर ऑफ
होल या इंटायर स्फीयर, पूरे स्फीयर के सेंटर पे अगर हम देखें तो एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया देखना है, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², 4πr² अपॉन ये रेडियस हो जाएगा r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4π स्टेडियन। यानी कि पूरे स्फीयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है उसकी वैल्यू कितनी है 4π स्टेडियन। ठीक वैसे ही जैसे हमने प्लेन एंगल के केस में बात की थी, हमने कहा था कि सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल 2π रेडियन सबटेंड होता है। ये था सर्कल के सेंटर पे, और ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कंप्लीट सॉलिड एंगल, ठीक है, दैट इज 4π स्टेडियन। इसके साथ ये हमारे एसआई यूनिट्स की सातों बेसिक और दोनों सप्लीमेंट्री डेफिनेशंस खत्म होती हैं।